मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 साइंस का पाठ नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है वो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जो विद्युत धारा को सीखते हैं उसका मतलब क्या है। विद्युत धारा का मतलब है आवेशों के प्रवाह की दर। आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात किसी परिपथ में अगर आवेश प्रवाहित होते हैं तो उसमें इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। माना कि किसी बिंदु से Q आवेश को हम व्यक्त करते हैं Q से। Q आवेश t समय में गुजरता है तो विद्युत धारा की जो सूत्र बनता है विद्युत धारा का वो बनता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा को I से व्यक्त करेंगे तो Q बटा T, ये हमारा सूत्र बनता है। अगर हम किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से t समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो उस n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n आवेश उस बिंदु से गुजरेगा। अतः विद्युत धारा जो होगी वो Q बराबर जो हो जाएगा वो n हो जाएगा। तो I बराबर n बटा T। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जहाँ E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और उसका मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये इसका मान होता है। अब हम विद्युत धारा का मान निकालते हैं, मात्रक का मान निकालते हैं। तो मात्रक का मान निकालने के लिए हमें इसके सूत्र पे ध्यान देना होगा। I बराबर Q बटा T अर्थात आवेश बटा समय। और आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है कूलम बटे सेकंड। कूलम बटे सेकंड ये इसका मात्रक हो गया। इसको हम संयुक्त रूप में एम्पियर बोलते हैं। इसको हम संयुक्त रूप में क्या बोलते हैं? एम्पियर। अर्थात विद्युत धारा का जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर। एक एम्पियर का मान जो एक एम्पियर होता है वो 1000 मिली एम्पियर के बराबर होता है और एक एम्पियर का मान ही 10⁶ माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। अब एक एम्पियर की परिभाषा निकालें, जबकि I बराबर हमारे पास Q बटा T था। तो एक एम्पियर की परिभाषा निकालते तो परिभाषा क्या होगी? यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलम आवेश गुजरता है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर। 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश गुजरता है किसी बिंदु से, तो उसमें विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। इस विद्युत धारा का मापन के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर एक यंत्र, उसका उपयोग किया जाता है जिसको परिपथ में लगाते हैं हम श्रेणी क्रम के। 2 क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम एक समांतर क्रम। तो एमीटर को हम लगाते हैं श्रेणी क्रम के अंदर। अब हम एक कुछ डिस्कस करते हैं। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो Q बराबर होता है n। 1 कूलम Q का मान दे रखा है 1, n का मान नहीं दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का मान है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा। तो n बराबर हो जाएगा 1 बटा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इसमें भाग लगाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 6.25 गुणा 10⁻18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 1 कूलम में। 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है विद्युत विभव और विभवांतर। विभव और विभवांतर
विभव की जो परिभाषा है वो होगी किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु, जैसे ये बिंदु है, अब किसी बिंदु से विद्युत विभव क्या होगा, अनंत से, कोई निश्चित बिंदु नहीं है, कोई अनंत है, उस अनंत से एकांक धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम विद्युत विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। और विभवांतर का मतलब हो गया किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे, दो निश्चित बिंदु होते हैं। विभवांतर में दो निश्चित बिंदु होते हैं, विभव में कोई एक निश्चित बिंदु नहीं होता। अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, जबकि विभवांतर में क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। अर्थात मान लो ये ए है, ये बी है, तो इसमें हम विभवांतर ज्ञात करेंगे तो वी ए माइनस वी बी बराबर आ जाएगा किया गया कार्य बटा समय, किया गया कार्य बटा क्यू, आवेशों का मान। ये विभवांतर निकाल सकते हैं इस प्रकार से, विभव और विभवांतर का मान। विभव तो हो जाएगा किसी एकांक धनावेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और विभवांतर हो जाएगा एक बिंदु को एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य में उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है। अब कुछ उपयोगी उपकरण आते हैं, उनके कुछ प्रतीक चिन्ह है। जैसे हम इस विद्युत धारा के अंदर हम विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे विद्युत शेल है, बैटरी है, प्रतिरोध है, वोल्टमीटर है, एमीटर है, तो उसके कुछ प्रतीक आते हैं जिससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे विद्युत सेल का प्रतीक बनाएंगे ये प्लस माइनस, बड़े वाला जो डंडा है प्लस का, छोटे वाला है वो माइनस का हो जाएगा। इसके अलावा स्विच का जो है वो, स्विच का हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये स्विच का जो है वो प्लग हो गया। इसके अलावा धारा नियंत्रक का जो है वो है ये वाला, ये प्रतिरोध का हो गया, और इसको क्रॉस कर दो ऐसे, ये इसको क्रॉस करके लिख दो तो ये धारा नियंत्रक का हो गया। इसके अलावा वोल्टमीटर में गोले में भी लिख दो, प्लस माइनस लिख दो। इसके अलावा एमीटर में सेम ऐसे ही गोले में ए लिख दो, प्लस माइनस कर दो। इसके अलावा विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब का प्रतीक हो गया। तो इस प्रकार कुछ हमारे पास ये उपकरण है, उनके प्रतीक है जिनको हमारे को देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 5 नंबर का टॉपिक है इस पार्ट का, एक 4 नंबर का, एक 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1826 में किसी चालक के सिरों में लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मध्य में, विभवांतर और धारा के मध्य में एक नियम द्वारा एक संबंध दिया जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल वगैरह, ये अगर निश्चित कर दिए जाएं, स्थिर रहें, तो उनके सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर उनके सिरों के मध्य, जैसे मान लो ये कोई चालक तार है, इस चालक तार के ये 2 सिरे हैं, इसकी ताप, दाब, लंबाई स्थिर रहेगी, तो उसके सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। ये समानुपाती का चिन्ह हो गया है। इस प्रकार यदि हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो ये जो R है ये लगा देते हैं। R है वो एक स्थिरांक है, R बराबर एक स्थिरांक है जिसको हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इससे इसका सूत्र बनेगा R बराबर V बटा I। V का मतलब है विभवांतर, I का मतलब हो गया धारा। अब इसका मात्रक निकालते हैं तो V का विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। जैसे हमने पहले पढ़ा था विभवांतर का मात्रक तो होता है वोल्ट, और उसको हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। जैसे धारा को एमीटर से मापे थे, वैसे विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं और उसको समांतर क्रम में, परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। तो विभवांतर का मात्रक तो हो गया वोल्ट, और इसका हो गया एम्पियर हो गया। तो क्या बना, वोल्ट प्रति एम्पियर। इसके सम्मान में, जॉर्ज साइमन ओम था, उसके सम्मान में इसके मात्रक को हम चेंज करके लिख देते हैं, दिया गया है ओम।
अर्थात इसको हम ओम भी कह सकते हैं। इस प्रकार ये ओम का चिन्ह बन जाता है। एक ओम की परिभाषा इसी के अनुसार, यदि V का मान 1 हो जाए और I का मान 1 हो जाए तो R का मान 1 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान 1 वोल्ट हो तो उत्पन्न प्रतिरोध का मान क्या होगा, 1 ओम होगा। अब हम देखते हैं इसका ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। इसका हम प्रायोगिक करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये जो नियम इन्होंने दिया है वो सही भी है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे या एक सेल लेंगे। सेल ले लिया, उसके एक कुंजी लगाएंगे, कुंजी को हम व्यक्त करेंगे कैसे, ये बैटरी हो गई। इसके साथ में यहाँ पर हम एक वो लगाएंगे धारा नियंत्रक। ये धारा नियंत्रक हो गया RH, धारा नियंत्रक हो गया। इसके बाद में इसमें जो है हम एक एमीटर जोड़ देंगे। एमीटर जोड़ने के बाद में इसमें एक प्रतिरोध तार लगा देंगे और जोड़ देंगे इसको। इस तार में हम वोल्टमीटर समांतर क्रम में वोल्टमीटर जोड़ देंगे। ये है, ये PQ जो है वो एक प्रतिरोध तार है। तो हमने बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, एमीटर ये सब हमने लगाए हैं श्रेणी क्रम में, और PQ जो है तार उसके समांतर क्रम में हम क्या जोड़ देते हैं, वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, चालक तार जो है उसमें अलग अलग मान की धाराएं प्रवाहित करके एमीटर से हम अलग अलग मान की धाराएं प्रवाहित करेंगे और वोल्टमीटर में कितना मान आ रहा है उसको हम पाठ्यांक को ज्ञात करते जाएंगे। जैसे हमने 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की तो उसमें कितना हो गया, 4 वोल्टमीटर। फिर इसके 3 लिया तो इसका हो गया 5, इसका 4 लिया तो इसका हो गया 6। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अलग अलग मान की धाराएं हम प्रवाहित करते जाएंगे और वोल्टमीटर में विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो ज्ञात करते जाएंगे। तो फिर लास्ट में हम जब धारा का मान और विभवांतर के मान के मध्य एक ग्राफ खींचेंगे, उनके मान के बीच में, तो एक बिल्कुल सरल रेखा के अंदर वो ग्राफ आएगा। मध्य उत्पन्न जो विभवांतर है, इस ग्राफ से हमें ये सिद्ध होता है कि जो चालक तार के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा विभवांतर का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही ओम का नियम कहलाता है, इसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। इस प्रकार ये हमारा ओम का नियम क्लियर हो चुका है। अब हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है। हमें पता है कि कोई भी पदार्थ हो वो अनेक अणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये अपेक्षाकृत बंधों के द्वारा, कम बंधों के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालक में आवेशों के प्रवाह में, चालक में जो आवेश प्रवाहित होते हैं उन आवेशों में प्रवाह में जो उत्पन्न बाधा होती है उस बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध की निर्भरता किस किस पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध की निर्भरता सबसे पहले लंबाई पर, लंबाई अर्थात L पर, लेंथ पर। तो हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम प्रयोग करके देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ाते जाते हैं तो प्रतिरोध भी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। अर्थात जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा लंबा होगा तार उतनी ज्यादा प्रतिरोध का मान होगा। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल का मतलब है क्षेत्रफल बढ़ना, अर्थात ए मोटाई बढ़ना उसकी। तो जैसे जैसे हम क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अर्थात हम कहेंगे जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इसमें बटे के नीचे आ गया ए तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया। हम जैसे जैसे क्षेत्रफल को या उसकी मोटाई को बढ़ाते जाएंगे, तार की मोटाई को बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान जो है वो कम हो जाएगा। इस प्रकार दोनों को अगर हम इस समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हम संयुक्त करके लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं, तो ये हो जाता है R समानुपाती L बटा ए, क्योंकि L तो हो गया समानुपाती और ए जो हो गया वो हो गया व्युत्क्रमानुपाती, दोनों अलग अलग हो गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए R समानुपाती L बटा ए है,
इसके चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, के लगा देते हैं, के एल बटा ए। समानुपाती के चिन्ह को हमने हटा दिया, बराबर कर दिया, तो उसको हटा करके हमने के लगा दिया, के एल ए बटा दे। के जो है वो है एक स्थिरांक, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध को तो हम आर से व्यक्त करते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसको के से व्यक्त करते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं इसको। अब इसके द्वारा हम सूत्र निकालते हैं के का, तो के का सूत्र आता है के आर ए बटा एल, ये सूत्र आता है। के जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका ये सूत्र आता है। इससे ही हम इसका मात्रक भी निकालते हैं। के का मात्रक आर, आर का मात्रक क्या था, आर का मात्रक था ओम, आर का मात्रक था ओम प्रतिरोध का, और ए जो होता है क्षेत्रफल उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, ओम मीटर। अर्थात के का जो मात्रक होता है वो हो गया ओम मीटर, ये हो गया इसका प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया ओम मीटर। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अर्थात प्रतिरोधकता कहते किसे हैं, इकाई लंबाई, एक तो लंबाई हो, एक इकाई क्षेत्रफल हो, जो हमने दोनों को लिया साथ में, लंबाई को और क्षेत्रफल को लिया है, तो इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। इसके अलावा ताप पर भी निर्भरता करता है, प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे हम चालक तार का प्रतिरोध कम करते जाते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ाते जाते हैं तो प्रतिरोध कम होता है, अर्थात उसका व्युत्क्रम होता है, ताप का भी क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। इसके अलावा प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता, यानी पदार्थ किस किस पदार्थ से वो मिलकर के बना है, कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बना है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे कि चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, सोना है, ये 4 अलग अलग प्रकृति के पदार्थ हैं जिनकी लंबाई और पृष्ठकाट का क्षेत्रफल तो एक समान है, लंबाई भी समान है, क्षेत्रफल भी समान है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है। तो हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तो इसमें एल्यूमिनियम का प्रतिरोध तो सबसे अधिक होगा और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होगा, अर्थात एल्यूमिनियम ज्यादा और चांदी कम। इसके अलावा चालकता की दृष्टि से इन चारों में, चांदी, एल्यूमिनियम, सोना और एक कौन सा हो गया, तांबा, इसमें जो प्रतिरोध होगा वो एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा, चांदी में सबसे कम। इसके अलावा जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालकता की दृष्टि से जो धातुओं का क्रम होगा वो चांदी में सबसे ज्यादा और एल्यूमिनियम में सबसे कम, इस प्रकार ये हो जाता है। इसके बाद में हमारा आता है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को हम 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, 2 प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। दोनों को जब हम इस प्रकार इनको जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं। श्रेणी क्रम, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा यह होती है कि जब एक प्रतिरोध का, प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, जैसे ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, यहाँ से जैसे ये पहला प्रतिरोध हो गया, इसका दूसरा सिरा इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, तो इस प्रकार के क्रम को हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से आसानी से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें हम इसको समझने के लिए हम 3 प्रतिरोधों की क्रम लेते हैं, इस प्रकार इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं 3 प्रतिरोधों को। इसके अलावा बैटरी जोड़ देते हैं, कुंजी जोड़ देते हैं, बस। इसमें धारा प्रवाहित होती है, ये 3 प्रतिरोध हो गए R1, R2, R3, हम प्रतिरोधों को व्यक्त कर रहे हैं R1, R2, R3। इसमें धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में ये अंतर होता है कि धारा तो समान होती है, तीनों प्रतिरोधों में समान प्रवाहित होगी, लेकिन इनके तीनों के विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम तीनों में अलग अलग वोल्टमीटर लगाते हैं, तीनों में अलग अलग वोल्टमीटर लगाते हैं। ये V3 हो गया, ये V2 हो गया, ये V1 हो गया। इस प्रकार 3 प्रतिरोध वोल्टमीटर प्रतिरोधों के अलग अलग लगाते हैं। तो इसमें हम ये लिखते हैं कि दिए गए प्रतिरोध में, दिए गए परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनमें वोल्टमीटर जो विभवांतर ज्ञात करते हैं वो V1, V2, V3 से ज्ञात करते हैं और प्रवाहित होने वाली धारा का मान I होता है, I होता है। तो अब ओम के नियम से अतः
ओम के नियम से, अब हम इसको व्यक्त करते हैं ओम के नियम से, अर्थात श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र व्युत्पन्न कर रहे हैं। पर श्रेणी क्रम में जो सूत्र व्युत्पन्न करते हैं कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का, उस सूत्र को व्युत्पन्न करते हैं। तो हम इतना लिखने के बाद में ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम क्या था? वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, ये आ गया। अब परिपथ के अनुसार क्या हुआ? परिपथ के अनुसार V1 बराबर क्या हो गया? आई आर वन, क्योंकि V1 किससे जुड़ा हुआ है? R1 से। V2 किससे जुड़ा हुआ है? R2 से। V3 जुड़ा हुआ है IR3 से। I तो तीनों के लिए सेम है इसलिए आई आ गया। R1 R2 R3 के लिए V1 V2 V3 हो गया। अब हम कुल विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। कुल विभवांतर का मान, तो कुल विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि तीनों जो विभवांतर है उनको जोड़ देते हैं। कुल विभवांतर बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को हम अलग अलग जोड़ देते हैं। तो V1 का मान यहाँ से लेंगे IR, V1 का मान हो गया IR1, V2 का मान हो गया IR2 और V3 का मान हो गया IR3। इसमें चारों में I कॉमन लग रहा है तो I को आगे ले लेते हैं और बच गया अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया तो बच गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार ये कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का हमारा सूत्र व्युत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि परिपथ में जितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोधों के मान को जोड़ दीजिए तो हमारा कुल प्रतिरोध का मान आ जाएगा, कुल प्रतिरोधों के योग के मान के बराबर होता है। इस प्रकार ये श्रेणी क्रम का सूत्र व्युत्पन्न हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा समांतर क्रम का। जैसे हमने श्रेणी क्रम लिया सेम वैसे हमको समांतर क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में यह था कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ था। अब समांतर क्रम की परिभाषा ये होगी कि जो भी 2 या 3 प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक जगह जुड़े हुए होंगे। ऐसे प्रथम सिरा और जो दूसरा सिरा है वो दोनों एक जगह जुड़े हुए होंगे। अब इसमें जो धारा का मान होगा, विभवांतर तो क्या होगा, वोल्ट मीटर तो तीनों में सेम होगा, उसमें तो विभवांतर अलग अलग था, इसमें विभवांतर एक ही रहेगा और जो धारा का मान होगा वो इनमें अलग अलग होगा। तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग जाएगा। R1 के लिए I1, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3, ये तीनों धारा का मान अलग अलग होगा। अब इसमें भी ये लिखेंगे कि दिए गए परिपथ में 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान I1 I2 I3 है और विभवांतर का मान V है। तो ओम के नियम से फिर हम लिखेंगे, ओम के नियम से V बराबर IR होता है। तो इसमें उसमें V अलग अलग था इसलिए V लिया था, इसमें I अलग अलग है तो I लेंगे आगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R हो गया। I का R को इधर ले गए तो V बटे R हो गया। अब I1 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R1। I2 का मान हो जाएगा V बटे R2 और I3 का मान हो जाएगा V बटे R3। ये तीनों मान अलग अलग हो जाएंगे I के लिए। अब इसमें जोड़ेंगे, उसमें कुल विभवांतर का मान निकाले थे, इसमें निकालेंगे कुल धारा का मान। तो कुल धारा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इन कुल धाराओं के मान को जोड़ देंगे। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों के मान को जोड़ देंगे। तो I का मान क्या था? I का मान यहाँ से लेंगे V बटा R, I1 का मान V बटे R1, फिर V बटे R2 और फिर V बटे R3। यहाँ से अलग अलग मान ले लेंगे तीनों का। इसमें V सेम दिख रहा है तो V को आप कॉमन ले लीजिए, V को आगे ले लीजिए तो अंतर क्या बच जाएगा? 1 बटा R1 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। V से V कट गया तो बच जाता है 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इस प्रकार हमारा समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आ जाता है। हमें ये पता होता है, इसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के जो अनुपातों का जो योग है उसके बराबर होगा। अर्थात हम कुल प्रतिरोधों का मान ज्ञात करेंगे तो उसमें अनुपात निकाल करके उसका मान निकालेंगे। इस प्रकार हमारा ये सूत्र व्युत्पन्न हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि श्रेणी क्रम में तो कुल प्रतिरोधों का मान
कुल प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। एक टॉपिक अपना आता है वोल्ट मीटर और एमीटर, इन दोनों में अंतर, वोल्ट मीटर और एमीटर में अंतर। इसको देखो V से व्यक्त करते हैं, इसको हम A से व्यक्त करते हैं, है ना। इससे हम विभवांतर का मापन करते हैं, इससे हम धारा का मापन करते हैं। इसको हम समांतर क्रम में लगाते हैं, इसको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। समझ गए, ये इसमें अंतर आ जाता है। इसके अलावा अंतर हम ज्ञात करें समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में क्या अंतर है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में क्या अंतर है, तो वो हम ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करें, जैसे सबसे पहले तो इसमें एक कुल सभी प्रतिरोधों का पहला अंतर तो ये हो गया कि सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक जगह जुड़े हुए रहते हैं, इसमें प्रथम प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा, इसमें कुल प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है, इसमें कुल प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। इसका सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसका मान होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। इस प्रकार ये सूत्र निकलता है। और समांतर क्रम में वोल्टमीटर को लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में एमीटर को लगाया जाता है। इसके अलावा इसमें विभवांतर का मान अलग अलग होता है और समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, एक ही होता है ना, समान होता है। धारा का मान अलग अलग होता है तीनों चारों प्रतिरोधों के लिए, जबकि इसमें विभवांतर का मान अलग होता है, विभवांतर 3 अलग अलग होते हैं। इसमें धारा का मान सेम होता है, समान होता है, धारा समान होती है सभी प्रतिरोधों के अंदर। इस प्रकार हमारे ये प्रतिरोधों के टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से, इससे संबंधित हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हल करेंगे। आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो में कोई कमी है तो आप डिस्कस करके बताएं जरूर। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा तापीय प्रभाव का, और तापीय प्रभाव और विद्युत शक्ति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से संबंधित आंकिक प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।